वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हमारा डी एडिक्शन की कड़ी में आखिरी सेशन है और हमारे बीच में हैं आदरणीय पुरुषोत्तम मेघवाल सर, जिनका संपूर्ण जीवन गायत्री परिवार में बीता है और उन्होंने बचपन से ही गुरुदेव के साहित्य को बहुत अच्छे से ना केवल पढ़ा है बल्कि अपने जीवन में भी आंतरित किया है। मैं चाहूँगा सर से कि आज हमने कई पृष्ठभूमि को कवर किया है डी एडिक्शन में, कई लोगों से बात की है एंड क्योंकि सर का पैथोजन में भी काफ़ी रुचि रही है, पैथोजन पे भी सर ने काफ़ी रिसर्च की है एंड स्टिल सर ने सरकार में भी रहे हैं, कई बार एक्स सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। सर का इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा जाएगा, तो मैं समय बचाते हुए आदरणीय पुरुषोत्तम मेघवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के सेशन में अपना व्याख्यान करें। हिंदी में थोड़ा टिपिकल होता है सर, मैं समझ सकता हूँ, और बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी को हिंदी में समझाना आपसे अधिक मुझे नहीं लगता कोई समझा पाता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि कुछ इस पे लाइट डालिए कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। और बहुत से परिवार में आजकल हम देख रहे हैं कि एडिक्शन की वजह से दिक्कतें हैं, समाज में देख रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली किसी भी नशे के आदी हो जाते हैं। कई लोग इंटरनेट के आदी हैं, कई लोग सिगरेट, शराब और बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शंस हैं आजकल। एंड बहुत सारी चीज़ों में अति होती है तो एडिक्शन बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा समय लेना चाहिए। सर आप इस पे थोड़ा अपना व्याख्यान कीजिए। तो आज की बात शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी लोग कमर सीधी करके बैठें और माँ आद्य शक्ति गायत्री से हम लोग सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे और जो ऊर्जा हम लोग धारण करेंगे वो ऊर्जा हमको हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति देगी और यही ऊर्जा व्यसनों की मुक्ति में यदि लगा दी जाए तो फिर क्रांति हो सकती है। क्योंकि जो व्यसन हमको अंदर से खोखला करते जाते हैं, इस खोखलेपन को अगर भरना है, ताकत से भरना है, तो रिप्लेसमेंट तो करना पड़ता है। दरअसल आप कोई एक बुराई छोड़ते हैं तो एक अच्छाई ग्रहण करने की बात गायत्री परिवार में की जाती है। जब हम जन्मदिन मनाते हैं, कोई भी अच्छा कार्यक्रम करते हैं, तो अच्छी बात यह है कि हम व्यसनों को तो छोड़े ही, साथ साथ शक्ति को भी धारण करें। और शक्ति को धारण करने का सबसे आसान तरीका है और हमारे हाथ में है। गायत्री माता की तस्वीर यदि आपके घर में नहीं भी है तो आप सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। और भगवान सूर्य सभी के आराध्य हैं, हम सबके शक्ति के स्रोत हैं। इस प्रकृति की, इस धरा वसुधा, या यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत का स्रोत जो है वो सूर्य है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी उसे कहा जाता है। आइए उन्हीं का ध्यान करें। उन्हीं में क्षमता है कि वो हमारी बुराइयों को निकाल फेंकेंगे और एक हमको वो महामानव बना पाएंगे। तो हम लोग अपने व्यसनों की मुक्ति के लिए ताकत का सहारा तो लेना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर जब कभी भी दवाई देता है, एंटीबायोटिक देता है, दवाई देता है, तो साथ साथ विटामिन के कैप्सूल भी देता है, एनर्जी के कैप्सूल्स भी देता है बाद में, ताकि हम जो क्षीणता हमारे अंदर आई है, जो रोग आ गए हैं, जो समस्याएं आ गई है, उन क्षीणताओं को हम लोग समाप्त करें और शक्ति प्राप्त करें। आइए गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की बात हम लोग कई परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, खास करके जब हम युवाओं को देखते हैं कि
ऐसा नहीं है कि केवल युवा जो है वही इसमें लिप्त है और बाकी जो लोग हैं अलग आयु वर्ग के लोग हैं वो नशा नहीं करते। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के नशे में और एक युवा के नशे में बड़ा अंतर है। बुजुर्ग व्यक्ति अवसान की तरफ है, 65 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है, शराब पी रहा है, उसने अपनी जिंदगी जी ली है या खत्म कर ली है, वो बिल्कुल अंतिम समय में अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में यदि वो अपने जीवन को खत्म करता है, बर्बाद करता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, समाजीकरण पे होता है, बाकी सब चीजें। लेकिन युवा व्यक्ति जब करता है तो उसका जो अभी जीवन बनना है, अभी उसको परिश्रम करना है, अभी उसको घर परिवार संभालना है, उसको गृहस्थी संभालनी है, मकान बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है, तो एक युवा का नशे के जंजाल में पड़ जाना, तो उसकी उम्र कितनी होगी, उसके शरीर की क्या अवस्थाएं होंगी, उसकी किडनी के क्या हाल होंगे, उसका लीवर कैसे होगा, उसकी मानसिक अवस्था कैसी होगी। आज इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चूंकि ये महात्मा गांधी की जयंती से शुरू किया है, तो महात्मा गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग में उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया है कि उन्होंने शराब का भी सेवन एक बार इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान किया था। सत्य के प्रयोग थे ना, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो घर से मनाही की थी, उनकी माँ ने जो शपथ दिलाई थी, उस शपथ में कुछ न कुछ दिक्कत जो है उनको इंग्लैंड में पेश आई थी, क्योंकि ऐसे साथी थे। तो संगत जो होती है वो अच्छे लोगों की होनी चाहिए। इसलिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखने की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है कि हम लोग स्वाध्याय और सत्संग की बात करते रहेंगे, हमेशा सत्संग में रहेंगे, अच्छे संग में रहेंगे, क्योंकि अच्छी संगत ही जो है हम लोगों को बचा सकती है इन दुर्व्यसनों से और इस प्रकार के दुर्व्यापार से। तो महात्मा गांधी संकल्प के प्रतीक है। महात्मा गांधी जो संकल्प लेते थे उसको पूरा करते थे। कई लोग उसको बोलते थे वो जिद करते थे। मुझे लगता है जिद और संकल्प में थोड़ा अंतर है। जिद कई बार नेगेटिव टर्म में भी यूज की जाती है कि कई आदमी की जिद जो होती है वो थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन जिद्दी आदमी संकल्पवान कब हो जाता है, जब उसके संकल्प स्वार्थ रहित हों, और स्वार्थ रहित संकल्प हो, जनमानस के लिए हो और सबके लिए हो, तो वो संकल्प जो है वो फिर कमाल करते हैं, वो क्रांति करते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी महामानव पैदा हुए हैं, उन सब ने अपने संकल्पों के बल पे दुनिया को बदला है। तो यहाँ तो हमारे स्वयं के बदलने की बात है। हम लोग गायत्री परिवार के हैं, तो हो सकता है कि हम लोग ऐसा मानते हो कि हम लोग नशा नहीं करते या हमारे पास दुर्व्यसन नहीं है, लेकिन हमारे पास है, कुछ व्यसन है। जब हम संयम से काम नहीं लेते, खान पान पे ध्यान नहीं देते, तो व्यसन किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम फिर बीमारियों को मोल लेंगे, समस्याओं को मोल लेंगे। तो हम लोग आज थोड़ा सरकार का पक्ष भी देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी व्यसनों की हिस्ट्री भी देखने की, कुछ परिभाषाओं की भी बात करेंगे, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक चीज महात्मा गांधी की शेयर करना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने एक शब्द पे बहुत जोर दिया, 2-3 शब्दों पे जोर दिया है। उसमें से सबसे पहला शब्द मैं लूंगा सत्य। और सत्य में सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। ये जो सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह कई बार व्यक्ति को लगता है कि किसी चौराहे पे बैठ जाना, किसी मांग को लेके बैठ जाना और उस मांग के लिए जिद पकड़ लेना कि जब तक आप इस मांग को पूरा नहीं करोगे हम यहां से हटेंगे नहीं, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्याग्रह वास्तव में आंतरिक रूप से होता है, हमारे मन से होता है, आत्मा से होता है। हम अंदर से सत्याग्रह कर रहे होते हैं, हम अंदर से विद्रोह कर रहे होते हैं, हमारा अंदर का मन जो है वो विद्रोह कर रहा होता है। और ये आंतरिक सत्याग्रह ही व्यसन मुक्ति का आधार बनता है। इसी से हम व्यसन मुक्त हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आज का टॉपिक देखा है कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसका मतलब है कि हमारे जो व्यसन है वो हमारे छूट नहीं रहे, जो हमारी आदतें हैं वो छूट नहीं रही। तो हम महाशक्ति कैसे बनेंगे, विश्वगुरु कैसे बनेंगे, इकोनॉमिक पावर कैसे बनेंगे, हम दुनिया भर को शिक्षा देने वाले व्यक्ति कैसे बनेंगे, दुनिया को शिक्षा देने वाला देश कैसे बनेगा भारत। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
आत्मनिर्भरता के लिए जो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया है, आत्मनिर्भरता, आप देखिए कि शराब पीने वाला व्यक्ति तो लड़खड़ाता है, जब वो सड़क पे ठीक से चल नहीं सकता तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर जब जो आदमी ठीक से चल पा रहा है, अपने पांवों पे चल पा रहा है, अपने पैरों पे चल पा रहा है, तो वो मनुष्य है और वो आत्मनिर्भर मनुष्य है, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। आत्मनिर्भरता का जो सूत्र है वो व्यसन मुक्ति के साथ जुड़ा है, और ये जुड़ा हुआ है गांधी के सत्याग्रह से, सत्य के प्रति आग्रह। ये बात सही है कि यदि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, यदि हम आत्मिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, यदि हम वैचारिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको शिक्षा, ज्ञान की आवश्यकता होगी, शिक्षा की आवश्यकता होगी, शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब तक हम एक साथ नहीं करेंगे तब तक आत्मनिर्भरता आएगी नहीं। फिर उसके बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है अपने आप। उसके साथ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वच्छ मन, और सभ्य समाज जब वाला जो हमारा जो सीरीज है वो जब कंप्लीट हो जाती है, जैसा गायत्री परिवार में हम लोग बोलते हैं, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, ये जब हो जाता है तो फिर आर्थिक आत्मनिर्भरता समाज की भी और व्यक्ति की भी खुद अपने आप निकल करके चले जाती है। व्यक्ति, गुरुजी ने, आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ी बात जो कही है और सबसे ज्यादा लोग जो प्रभावित हैं, पूरी दुनिया जहां प्रभावित है, वो एक ही शब्द से है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आपको संसार की सेवा करनी है, कुछ मत करिए, आप अपना सुधार कर लीजिए। दरअसल ये क्यों बोला है? ये इसलिए बोला है क्योंकि व्यक्ति जो है वो पूरे संसार की सबसे आधारभूत इकाई है। हम सब लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है, पर्सन, वो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, जहां से सुधार की, रिफॉर्म की और किसी भी प्रकार के बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए बोला है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, यानी कि हम अगर बदल गए, हम अगर सुधर गए तो फिर समाज सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, दुनिया सुधर जाएगी। पूरा दुनिया को बदलने का काम हमारे से शुरू होना है, खुद से शुरू होना है। तो हमको व्यक्ति को यूनिट मान करके काम करना है। तो आइए, व्यक्ति की क्या क्या कमजोरियां होती है, क्या क्या चीजें होती हैं जो यहां से शुरू होती है। तो महात्मा गांधी के दूसरे शब्द में चलते हैं। पहले वो वाला मैं फेज आपको बता देता हूं पूरा। तो पहला जो आपको बताया, सत्य और सत्य के प्रति आग्रह। तो यहाँ सत्याग्रह हमको सड़क पे नहीं बैठना है। यहाँ आपको लोगों को कई बार गांधीगिरी शब्द दिया जाता है, गांधी का सत्याग्रह नाम दिया जाता है। यहाँ पर सत्याग्रह आंतरिक वाला होगा। दूसरा पॉइंट है हिंसा और अहिंसा की बात। गांधी जी हिंसा से बहुत नफरत करते थे। यहां तक कि मैं नफरत शब्द भी गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल गांधी जी नफरत किसी से करते ही नहीं थे, पर वो हिंसा को अच्छा नहीं मानते थे और वो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। अब आपने एक शब्द देखा होगा, घरेलू हिंसा। इस देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, वो घरों में घरेलू हिंसा को झेल रही है। और घरेलू हिंसा का सबसे, एनसीआरबी का डेटा लें, चाहे आप कोई भी आंकड़ा ले लें, घरेलू हिंसा के जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो गरीब लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, झुग्गी बस्तियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनकी आय कम है। तो आय कम होने का कारण दो है, एक तो शरीर सक्षम नहीं है, इस वजह से भी आय नहीं है, और काम करना वो कई बार वो चाहते नहीं, या फिर नशे में इतने वो मस्त रहते हैं कि वो काम नहीं करते। तो एक तो आधी जनसंख्या जो है वो प्रभावित होती है घरेलू हिंसा से, और घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है गरीबी वाले जगहों पे। तो हिंसा की जो बात आती है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है, और अधिकांश अपराध, क्राइम जो होते हैं जो हिंसा के, उसमें आपने देखा होगा कि जब कभी भी रेप की घटनाएं होती हैं या हत्या की घटनाएं होती हैं, और इनका जब आप समाचारों का विश्लेषण करते हैं, जब टीवी पे, न्यूज़पेपर में आता है, तो आपने पाया होगा कि उसमें कहीं ना कहीं नशा जो है वो कारण था। चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे कोई भी, कि उन सब ने शराब पी रखी थी, बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। किसी के भी यहाँ अगर कोई इस प्रकार का आपको अपराध देखने को, क्योंकि
ये जो कानून हम लोग कोई बनाते हैं और दंड बनाते हैं कि ये कानून है और इसके आधार पर इस व्यक्ति को ये दंड दिया जाएगा, ये सब हम होश व हवास वाले व्यक्ति के लिए बनाते हैं, यानी जिसको होश है। कानून की धाराएं हैं, वैसे सामान्यतः लोगों को वैसे भी याद नहीं होती, कानून कौन पढ़ता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग समाचारों में सुनते हैं कि ये अपराध करने से फांसी की सजा होगी। लेकिन आप फांसी की सजा से आपने कठोर से कठोर सजा रख ली, लेकिन अपराध तो कम नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो जो नशा है, वो नशा उसको अवरोध करता है, उसके ब्रेन का कनेक्शन जो है वो काट देता है। नशा क्या होता है? आपके एसिटाइल कोलिन को डिस्टर्ब कर देता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रोक देता है, और आपके ब्रेन का जो कंट्रोल मांसपेशियों पे होना चाहिए, जो न्यूरोमस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल जो कंजक्शंस होते हैं, उनको जो मैसेजेस जाते हैं, संदेश जाते हैं, और वहां से जो संदेश लौट करके आते हैं, इनको ब्रेक कर देता है। इस वजह से आदमी को दर्द महसूस नहीं होता और जो दुख है वो महसूस नहीं होता, क्योंकि वो अलग दुनिया में चला जाता है, उसका ब्रेन का कनेक्शन उससे कट गया। तो जब आप दिमाग का कनेक्शन काट दोगे तो उसको तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो उसको कुछ समझ में आना नहीं है। तो नशा भारत में या पूरी दुनिया में अपराधों को बढ़ावा देने का काम करता है, फिर भी सरकारें इसको उस तरह से रोकती नहीं है। तो कुछ बच्चे हमारे सिविल सर्विसेज के भी जुड़े होंगे गायत्री परिवार के साथ साथ, और उनको भी हमने कहा था जुड़ने के लिए, तो आइए उनके लिए कुछ निबंधात्मक कुछ हम लोगों ने चीजें लेके आए थे, तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं आपके साथ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि डी एडिक्शन प्रोग्राम जो भारत में देखने को मिले हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम डी एडिक्शन को, यानी कि व्यसन मुक्ति किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखें। तो हिंदू माइथोलॉजी में अमृत मंथन का नाम आपने सुना है, अमृत मंथन। और ये अमृत मंथन जो था, इसमें 14 रत्न निकले थे, 14 रत्नों की बात आती है। और इसमें वारुणी जो थे वो गॉडेस ऑफ वाइन, यहां पर उसका जिक्र है। ऋग्वेद में भी जिक्र है हालांकि, लेकिन ये हिंदू माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र है। तो ये हमारी सदियों से परेशानी रही है, सुरा, और इसको जोड़ा गया है हमारे यहाँ विलेंस के साथ में, है ना। जो खलनायक थे उस समय में, राक्षस, उनको सुरा पसंद आया था, और अमृत जो है, हालांकि अमृत के लिए पूरा मंथन हुआ था, लेकिन सुरा जो है वो कौन पी गए थे, आपको पता है। इसके बाद 5000 बीसी में सुमेरियन पीपल जो है वो जॉय प्लांट के तौर पे ओपियम को यूज करते थे, है ना। फिर स्मोकिंग ऑफ कैनाबिस इंडिया में 2000 बीसी से देखने को मिलता है। देखिए, गांजा, भांग और ये सब जो चीजें हैं भारत में बहुत पहले से हैं, और अगर इनका, ये चूंकि मैं निबंधात्मक स्वरूप में थोड़ी जानकारी हिस्ट्री के तौर पे दे रहा हूं, जो बच्चों को भी काम आएगी, और व्यसन मुक्ति में हम किस प्रकार जा सकते हैं, और किस प्रकार से ये भारत में लंबे समय से ये समस्या रही है, और इसने समाज को हमेशा बांटा है और समाज को नुकसान पहुंचाया है। हमारा इतिहास पुराण भरे पड़े हैं, पुराणों में सुरा पी करके तमाम, जब हम रामायण महाभारत जैसी चीजों को देखते हैं, द्यूत की क्रीड़ा देखते हैं वहां पर, तो आप इन सब ग्रंथों से, इन सब से हम लोग यही तो शिक्षा ले सकते हैं कि ये चीजें जो है खराबी लेके आती है, समाज को पतन की ओर ले जाती है और डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? ये हम्मुराबी, कोड ऑफ हम्मुराबी उस समय में आ गया था, ओल्डेस्ट नॉन फॉर्म ऑफ लीगल कोड, ये सबसे पहला कानून था। इसके बाद बाय द मिडिल ऑफ 16th century, ड्रग्स लाइक कोकेन, टोबैको, हेल्यूसिनोजेंस वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। ठीक है, तो अमेरिका और यूरोप तक ये चीजें, इन एक्सचेंज ऑफ वाइन, कैनबिस एंड नार्कोटिक्स, ये चीजें बढ़ गई थी। कोकेन और टोबैको आ गया था मिडिल ऑफ 16th century, यानी ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ आया। औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे होती गई, वैसे वैसे ये सारी समस्याएं बढ़ती गई।
By the late 19th century, cocaine kits were readily available in Western world. हैरिसन एक्ट आया था 1914 में, मेड द पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन क्रिमिनल ऑफेंस। यानी 1914 में भारत में नार्कोटिक्स ड्रग्स को लेना एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया था, यानी ऐसा आपराधिक उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, और ड्रग यूज जो जिस तरह से बड़ा है, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मैं आप लोगों को इस पे दे देंगे, ये आपको लोग अवेलेबल करा देंगे। ड्रग यूज, नेट पे भी आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी चीजें हैं। एडिक्शन, ये इसमें ये आपका निबंध तैयार हो जाएगा जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और ड्रग एडिक्शन के ऊपर जो है इस बार बहुत आने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड में इस बार क्या हुआ कि तमाम परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों इम्पोर्टेंट प्रश्न है? क्योंकि इस बार करीब ये 3 महीने तक खबरों में चला है। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, वो अब तो काफी हद तक क्लियर हो गया है कि वो एक तरह का सुसाइडल केस है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जितने भी कयास लगाए गए, उसके पीछे जो स्टोरी निकल करके आई वो ड्रग्स की थी, और ड्रग्स जो है वो सारी समस्याओं की जड़ थी, यानी कि उसको आत्महत्या की प्रवृत्ति तक ले जाने के लिए भी यही जिम्मेदार थे। इसलिए इस बार का एक निबंध भी है, और आप लोगों को भी सबको इसका उपक्ष पता होना चाहिए। According to World Drug Report 2012, about 230 million people और 5% of world's adult population, अब ये 230 मिलियन मतलब आप समझ के चलिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। ठीक है, तो आपका 130 में भारत की जनसंख्या का दुगना, भारत की जनसंख्या का दुगना यानी कि 230 करोड़। ठीक है, ये जो है लोग आपका, ये क्या हुआ, ये ड्रग में इन्वॉल्व हैं। एडल्ट पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव यूज्ड एन इलिसिट ड्रग एट लीस्ट once in 2010. 10 to 13% of drug users continue to be problem users. और सबसे बड़ी चीज है कि यहीं से ड्रग से आपको HIV और हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस B वाले लोग निकल करके आएंगे। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। मैं इस साल की 2019 की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं। 2019 की एक रिपोर्ट है सरकार की, वो आपको ये बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया 2019। ये हमसे, हमारे साथ भी जुड़ा है ये डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मध्य प्रदेश में भी गायत्री शक्तिपीठ के साथ जो अभी डिपार्टमेंट काम करता है वो यही करता है, सोशल जस्टिस वाला, सामाजिक न्याय विभाग वाले। इन्होंने एक नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और इन सब ने मिलकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में मिलकर के रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, खास करके हम अपने स्टेट मध्य प्रदेश का भी इसमें रोल देखेंगे। ये देखिए, अल्कोहल यूज इन इंडिया, यहां आप देखेंगे कितने यूजर हैं, 16 करोड़ यूजर्स, यानी कि 14.6% जो है जनसंख्या का वो यूज करता है अल्कोहल। 5.7 करोड़ प्रॉब्लम यूजर्स, 5.2%, एंड 2.9 करोड़ डिपेंडेंट यूजर हैं, 2.7% ये हैं। ठीक है, तो ये देखिए, फॉर एवरी वन वुमन हु कंज्यूम्स अल्कोहल देयर आर 17 अल्कोहल यूजिंग मैन। 17 आदमी करते हैं, उसकी जगह पर एक महिला करते हैं। कैनबिस को कितने लोग यूज करते हैं? 2.8%, 0.66%, 0.25% ये डिपेंडेंट यूजर्स हैं। तो ज्यादा तो हमारे यहाँ ओपियोड यानी ओपीएम को कितने लोग, अफीम के ऊपर कितने लोग नशा करते हैं? 2.1%। तो तमाम प्रकार के नशों में या जितने हमारे देश की जनसंख्या है उसमें 2.1% यानी 2.3 करोड़ यूजर्स
ठीक है, इसमें से ओपियम 11 लाख यूज करते हैं, हेरोइन यूज करते हैं 63 लाख, और फार्मा, ये रिपोर्ट है पूरी की पूरी। और इनहेलेंट, कुछ लोग इनहेलेंट होते हैं, ड्रॉप डालते हैं नाक में और उससे नशा महसूस होता है, ऐसे लोग हैं 0.7%। ये सारे युवाओं की बीमारियां, युवा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अभी हुक्का बार में छापा पड़ता है, आप लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि हुक्का बार में छापा पड़ा और लड़के लड़कियां जो वहां हुक्का पीते हुए पकड़ाए गए, तो ये आपको यहां देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा सा इसकी मैं आपको, बहुत सारी चीजें हैं इस रिपोर्ट में, कुछ खास ग्राफिक्स में के सहारे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये देखिए, यहाँ परसेंटेज वाइज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा आगे दिखेगा, त्रिपुरा और फिर पंजाब। इसलिए एक मूवी बनी थी बीच में, उड़ता पंजाब, इसी के ऊपर बनी थी, ड्रग्स के ऊपर और एडिक्शन के ऊपर। ये किस तरह के स्पिरिट को कितने लोग यूज करते हैं, और ये काउंट्री, ये बियर कितने लोग यूज करते हैं, लाइट बियर कितने यूज करते हैं, ये सब चीजें दी हुई है यहाँ पे। हालांकि हम लोगों को गायत्री परिवार के दृष्टिकोण से नहीं, स्टूडेंट्स को तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ग्राफ आप समझेंगे तो मध्य प्रदेश यहाँ उतना चिंताजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है और इसमें आप परसेंटेज वाइज दे सकते हैं कि 10% से ज्यादा यूजर आपको, ये जो डार्क जो दिया हुआ है यहां पर आपको इन राज्यों में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, है ना, आंध्र प्रदेश में, ऐसे हिस्सों में आपको नॉर्थ ईस्ट में शराब वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। और राजस्थान, केरल और गुजरात, यहाँ पर शराब आपको कम मिलेगा। यहाँ अभी कम इसलिए दिखाया गया है ये बिहार में, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है और गुजरात में शराबबंदी लागू है। राजस्थान में कुछ लोग शराब पीने को उतना उचित नहीं मानते वहां ज्यादा, और जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मुझे लगता है आंकड़े उतने अवेलेबल नहीं है, और कट्टर इस्लामिक होने की वजह से कई जगह इस्लाम में वर्जित है शराब, इस वजह से भी यहाँ पर अल्कोहल को उस तरह से नहीं बताया गया। लेकिन ये 10 से 15 साल के लोगों में परसेंटेज वाइज जब आप देखेंगे तो ये भारत के नक्शे में ये जो हिस्सा है ये आपको शराब के मामले में दिखाई पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा था कि पूरे भारत में, मध्य प्रदेश की स्थिति अभी बीच की एकदम वो वैसा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम है और छत्तीसगढ़ से बहुत कम है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो आदिवासी हिस्से हैं जहां शराब पी जाती है, अल्कोहल यूज किया जाता है, वो खुद की अपनी शराब तैयार करते हैं ताड़ी के रूप में, और उनकी जो शराब होती है वो देशी शराब और महुए से तैयार होने वाली शराब है, तो उस वजह से वो चीजें कम देखने को मिलती। बात यहाँ युवाओं की इसलिए आ जाती है क्योंकि इसमें आप देखोगे अभी कभी आप शराब की दुकान पे भी आप जब आप नजर घुमाओगे तो बहुत सारे युवाओं की भीड़ जो है वहां दिखाई पड़ती है, और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो उनको ही होता। तो आइए कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके खास नुकसान क्या होते हैं। आइए कुछ दुनिया के बारे में कुछ डेटा यदि आप लिखना चाहें जो बच्चों के लिए है और खास करके अपने परिजनों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा। 2 वर्ड बहुत यूज होते हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। पूरी दुनिया में ये ड्रग्स के कारोबार के लिए और तमाम प्रकार की जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, जो दुर्व्यापार होता है नशे का, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। खास करके अल्कोहल, टोबैको और अफीम, है ना, वो है ये गोल्डन क्रिसेंट जो बनता है वो ये देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये वाला हिस्सा। और गोल्डन ट्रायंगल जो बनता है वो भारत के नीचे इधर म्यांमार और इन देशों का, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये जो देश हैं ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं और ये गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। दुनिया के सबसे खराब स्थिति है यहाँ पर अभी ड्रग्स के मामले में और ड्रग्स के व्यापार के मामले में। ठीक है, इसलिए इनको यूज करते हैं। ड्रग्स ऑफ एब्यूज
मेजर कैटेगरीज में आता है अल्कोहल, निकोटीन एंड टोबैको। इसमें डिप्रेसेंट हैं, ये स्टिमुलेंट्स के रूप में यूज करते हैं इनको, मैरिजुआना को। ओपियम, इसमें मॉर्फिन, हेरोइन, मेथाडोन, ये ओपियम से बनने वाली, अफीम से बनने वाली। और हम लोग तो जो निवास करते हैं नीमच में, मंदसौर में, वो जो पूरा इलाका है वो इसी का माना जाता है। इसको वहाँ के स्थानीय लोग काला सोना भी बोलते हैं। और काफी मादक पदार्थों का दुर्व्यापार जो है वो वहाँ बड़ी मात्रा में होता है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने वहाँ स्पेशल सेल भी बनाई हुई है। अभी भी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज जो सर्विस मिलती है, और IRS जिनको हम लोग कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का वो एक पार्ट है, वो जब लोग जाते हैं तो उनका जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है वो नीमच ही होता है, वहीं पर उसकी शुरुआत होती है। वहाँ अच्छी केस स्टडीज मिल जाती हैं साल भर में। NDPS के जो अभी NCRB जो केस बना रही थी मुंबई में, आपने देखा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले, NCB जो केस बना रही थी, वो सारे केसेस आपको वहाँ आम दिनों में देखने को मिलता है। और किसान चूंकि उपज पैदा करता है, तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर अफीम का और उसका दुर्व्यापार बहुत बड़े। तो मैं राष्ट्र निर्माण में, हम लोग एक कॉलेज के समय में एक प्ले करते थे, और उस प्ले में हम लोग दिखाते थे कि कैसे एक युवा जाता है, उसके लिए युवा जो है वो पहुंचता है कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वो संगत में पड़ जाता है ड्रग्स की। देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई उस प्ले के माध्यम से हम लोगों को बहुत स्कूल कॉलेज के दिनों में समझ में आई थी। वो ये थी कि ये जो ड्रग्स है ना, या अफीम है, या ये जो चीजें हैं, मैं राष्ट्र निर्माण के ऊपर चूंकि बात कर रहा था तो सीधा राष्ट्र की हम बड़ी यूनिट पे आते हैं। तो वो जो अफीम है वो बहुत किसानों को फायदा तो होता है। सरकार, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी का रेट मुझे पता नहीं है वो क्या रेट चला रहे हैं सरकार उसका, लेकिन मान लिया जाए वो 5,000 रुपए में 1 किलो अफीम खरीद रही है सरकार। इतना तो नहीं देते कई बार, 5,000 रुपए में वो 1 किलो अफीम दे रही है। तो बाहर का जो ब्लैक मार्केट है वो 5 लाख रुपया देता है। तो वो क्या करते हैं किसान लोग कि उनको मान लिया जाए इतना एकड़ में या इतना हेक्टेयर में, इतने में वो अफीम की लाइसेंस मिलता है, और उस लाइसेंस के साथ आपको खेती करना है, लेकिन उसकी जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस उतना प्रॉफिट नहीं दे पाता वहां पर। तो वो लोग उस प्रोड्यूस को क्या करते हैं कि ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, तो वहां उनको 5 लाख रुपया मिल जाता है। 5,000 रुपए की चीज का 5 लाख मिल गया, तो 100 गुना हो गया। अब जो व्यक्ति बीच में मीडिएटर है वो ले जाता है बॉर्डर पर, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की बॉर्डर पर, राजस्थान वाले हिस्से में, और राजस्थान वाले हिस्से में पाकिस्तान को वो सप्लाई कर देता है, और वहां उसको मिल जाते हैं 5 करोड़। वहां उसको मिल जाते हैं करीब 5 लाख की चीज का वो आराम से 25 लाख ले लेता होगा। तो 20 लाख का फायदा उसको हो गया, किसान को 100 गुना फायदा हो गया। सरकार को जमा कराता 5,000 रुपए मिलते, और उसने माफिया को दिया और स्मगलर को दिया, स्मगलर ने उसको 100 गुना दे दिया, उसको 5 गुना 10 गुना वहां मिल गया बॉर्डर पर। अब जैसे ही वो अफीम, 1 किलो अफीम पाकिस्तान के POK में पहुंची, तो वहां उसको डिस्टिलेशन करने के लिए तमाम उन्होंने वहां पर सिस्टम लगाया हुआ, वहीं पर ये मॉर्फिन और हेरोइन निकाला जाएगा। और वो इतना महंगा होकर के अब वापस भारत में जब प्रवेश करेगा, तब वो 5,000 रुपए की चीज जो किसान ने बेची है वो 10 करोड़ की होके लौटेगी। और उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 25 लाख और 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, और थोड़ा बहुत वहां पे हुआ, तो कुल मिला के 50 लाख का खर्चा हुआ, और वो 10 करोड़ यानी 9.5 करोड़ रुपया उसका प्रॉफिट है। उससे आतंकवाद चल रहा है, उससे आतंकवाद चल रहा है। तो हम लोगों ने प्ले में ये किया था, उसमें मुझे याद है थोड़ा सा, कि एक किसान होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, एक कॉलेज पढ़ने के लिए मुंबई जाता है और एक सेना में भर्ती हो जाता है। किसान ने क्या किया है कि 5,000 रुपए कमाने, 5,000 के बजाय 5 लाख लेने के लिए सरकार को न देकर के उसने बिचौलिए को पकड़ा दिया, यानी कि स्मगलर को पकड़ा दिया।
स्मगलिंग हो गई तो बीच का जो पैसा है वो पैसा तो उसको लाभ के रूप में लगा, उसने बच्चे को मुंबई में पढ़ा दिया, एक बच्चा सेना में भर्ती हो गया। तो वो जो ड्रग लोड करके आया, उस ड्रग को पी करके बच्चा मर गया मुंबई में, और 9.5 करोड़ रुपए से जो ताकत मिली आतंकवादियों को, उनने उसके एक बच्चे को बॉर्डर पे मार डाला जो सेना में भर्ती हुआ था। तो किसान को अगर ये चक्रव्यूह, ये विशेष साइकिल है, ये ड्रग्स का ऐसा दुष्चक्र है जो तात्कालिक लाभ के लिए, छोटे लाभ के लिए, हमारे जो किसान हैं और हमारे जो लोग हैं वो छोटे छोटे लाभ के लिए करप्शन कर बैठते हैं, स्मगलिंग कर बैठते हैं, अनजाने में वो अपनी ही संतानों को खतरे में डाल रहे हैं। तो आज पाकिस्तान के पास जितना ड्रग्स है और जितना इलीगल ट्रैफिकिंग भारत में होता है, उसके लिए हम ही लोग, हमारे ही लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। या तो हमारी पुलिस का और प्रशासन का करप्शन जिम्मेदार है, या तो नारकोटिक्स ब्यूरो के लोग ये पैसा लेकर के छोड़ देते हैं लोगों को, स्मगलिंग करने वालों को। तो मैं राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा था कि ये जो व्यसन है, ये कैसे हमको आर्थिक रूप से भी खोखला कर रहे हैं, सेना के रूप में भी खोखला कर रहे हैं, हमारे आर्थिक उत्पादन या कृषि उत्पादन के रूप में भी हमको खोखला कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, हमारी युवावस्था को बर्बाद कर रहे हैं। ये मैंने छोटी सी घटना है, और ये रियल घटना तो नहीं है, लेकिन एक प्रारूप ऐसा बनाया गया था, मतलब एक तरह का मॉडल रूप में जो है वो उसको प्रस्तुत किया गया था कि ये एक ऐसा हो सकता है कि यानी जो भी बच्चा मर रहा है वो किसी न किसी व्यक्ति से तो जुड़ा ही है, वो किसी न किसी का तो बच्चा ही है। सेना में आज जो इतने सारे लोग मर जाते हैं आतंकवाद के कारण, तो आतंकवाद को ताकत कौन दे रहा है? आतंकवादियों के पास पैसा कहां से आता है? ये इन सब ड्रग्स की वजह से आता है। हमारे लोग व्यसनों में जुटे हुए हैं। व्यसन न केवल व्यक्तिगत रूप से आदमी को खराब कर रहे हैं, बल्कि व्यसन राष्ट्र को भी कमजोर कर रहे हैं, हमारी सीमाओं को भी कमजोर कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे क्या पढ़ेंगे जिन्हें होश ही नहीं है, जो ड्रग्स लेकर के पड़े रहते हैं, दिन भर सोए रहते हैं। बहुत सारी बेचैनी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। अभी मैं कुछ आपको लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसकी भयावहता को यदि हम समझें तो हम उसकी जड़ों पे प्रहार कर सकते हैं। तो हम भारत में जो इलीगल फार्मिंग होती है उसको रोक सकते हैं, या जो लाइसेंस वाली फार्मिंग होती है। क्यों होती है ऐसी फार्मिंग? ऐसी इसलिए होती है क्योंकि इनसे मेडिसिन बनती हैं, जीवन रक्षक दवाइयां बनती हैं, और ये जीवन रक्षक दवाइयां काम करती हैं अस्पतालों में, निषेधक के रूप में काम करती हैं, पेन किलर के रूप में काम करती हैं। हमारे जो अभी कोरोना में भी हम लोगों, कुछ लोग जो दवाइयों को यूज करके जान बचा पा रहे हैं, है ना। हॉस्पिटल्स में जब हम बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं और आदमी को, नार्को टेस्ट जो आप अभी सुन रहे हैं, अभी चर्चा में आ रहा था, ये सब भी इसी की वजह से होता है। ये सब नार्को टेस्ट में भी काम आती हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, हालांकि इसके बहुत सख्त कानून हम लोगों ने बना लिए हैं, 20-20 साल की सजाएं होती है, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्मगलिंग रुक नहीं रही है, और कहीं न कहीं ये हमारे युवाओं को ही खोखला करने का काम कर रही है। इसके अलावा जो तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था महात्मा गांधी की, वो थी सहिष्णुता। एक तो सत्य था, एक अहिंसा थी, और एक सहिष्णुता। यानी कि हमारे देश के लोग सहिष्णु होने चाहिए। महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। महात्मा गांधी सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी जातियों के लिए उन्होंने काम किया। अछूत उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने खूब काम किया। हरिजनों का उत्थान करने के लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया, हरिजन नाम की पत्रिका निकाली, और कई तरह के मंदिर प्रवेश आंदोलन से लेकर शुद्धि आंदोलन तक लेकर के बहुत सारे आंदोलन चलाए। और वो सहिष्णुता सिखाते थे कि जो उच्च वर्ग कहलाता है और जो जिन्हें ऊंची जाति के लोग कहे जाते हैं, उनके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। अपने छोटे लोगों को, या आप अगर अपने आप को बहुत ऊंची जाति मानते हैं, तो वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव तो जाति पात में विश्वास करते नहीं थे। हम लोगों ने तो जाति वंश सब एक समान का नारा दिया है। लेकिन यदि आप ऊंचे हैं तो विचारों से ऊंचे बनिए ना, कर्म से ऊंचे बनिए। तो आपके कर्म और विचार कब ऊंचे होंगे? जब आपके अंदर सहिष्णुता होगी। अब आपके अंदर सहनशीलता ही नहीं है, आप छोटी छोटी बात पे उबल जाते हैं, आप बात को सहन ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे आप समाज चलाएंगे, कैसे आप देश चलाएंगे? तो सहिष्णुता होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, और अहिंसा होनी चाहिए। महात्मा गांधी के 3 जो सूत्र हैं, ये तीनों जाकर के
अगर आप ड्रग्स पे जाकर के दें तो व्यसनी आदमी ना तो सत्य बोल सकता है, वैसे तो शराब के बारे में कहा जाता है कि आदमी शराब पी करके सच ही सच बोलता है, लेकिन अच्छा काम नहीं कर सकता। वो सच तो इसलिए बोलता है क्योंकि साइकोट्रोपिक ड्रग्स है ना, तो वो कनेक्शन काट देती है, तो ब्रेन झूठ बुलवाना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो नार्को टेस्ट उसका वैसे ही हो जाता है, किसी आदमी का नार्को करना हो तो कुछ नहीं करना है, उसको एक बोतल पिला दो, वो सच सच बोलने लग जाता है। तो लेकिन ये सच वो सच नहीं है, ये सत्य वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये काम का नहीं है। काम का सत्य वो है जिससे परोपकार भी हो, वेलफेयरिस्टिक ट्रुथ होना चाहिए, वो होता है सत्य। और अहिंसा, तो आपको तो पता है कि जो व्यसनी व्यक्ति होगा वो हिंसक होगा। और तीसरा है सहिष्णुता, सहनशीलता। तो इसलिए गुरुदेव ने जो है एक सूत्र भी लिखा था कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, सहनशीलता की। तो अगर घरेलू हिंसा है, इसका मतलब गृहस्थ तपोवन तो नहीं बन पाया, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस है, आपने तो कलह का केंद्र बना रखा है, नर्क बना रखा है। तपोवन कहाँ है? वो तो नर्क है, झगड़ा है। और व्यसन यदि आपके पास है तो व्यसन कई बार हो सकता है कि आप समय का संयम नहीं कर सकें, ये भी एक व्यसन है। क्योंकि अगर आप समय की कीमत नहीं करेंगे तो समय आपकी फिर बाद में जाके कीमत नहीं करेगा, तो आर्थिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आप समय पे आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए। युवाओं का समय यदि पढ़ाई के दौरान यदि किसी दूसरे में मन लगा तो निश्चित रूप से फिर चिड़ पैदा होगी, असहिष्णुता पैदा होगी, हिंसा पैदा होगी, हिंसा निकलेगी, ताना मारेंगे हम किसी दूसरे को हम लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। फिर वो कहेगा हम क्या कर सकते, तुम ही नहीं पढ़े थे, तुमको मौका दिया था। तो ये भी एक व्यसन है। तो व्यसनों के कई सारे स्वरूप हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो दो चीजें निकल करके आती है, अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में आती है। एक तो गरीबी और एक अनएम्प्लॉयमेंट। तो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा कारण व्यसन है, क्योंकि हम योग्यता का विकास नहीं कर पाते, कौशल विकास नहीं कर पाते। स्किल डेवलपमेंट हम हमारा कर दें तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाए। पर स्किल डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम तो व्यसनों में डूबे हुए हैं, तो समय नहीं मिल पाता। हमारे संविधान निर्माताओं ने दो तरह की चीजें बनाई हैं। अगर संविधान में आप देखें तो एक है फंडामेंटल राइट्स और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, जुडिशरी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, राज्य स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है नीति निर्देशक तत्वों को, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है, डीपीएसपी किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और उसमें एक गांधीवादी दर्शन की तीन चार बातें हैं जो गांधीवादी दर्शन, जिसमें पंचायती राज है, जिसका हमने अधिनियम बना दिया, पंचायती राज अधिनियम बना दिया, और पंचायत डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण करके रख दिया। और हम लोगों ने स्थानीय स्व संस्थाएं बनाई हैं। इसके अलावा और भी गांधीवादी दर्शन है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 साफ साफ कहता है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों को राज्य कहा जाता है संविधान में। संविधान में जब कभी भी राज्य बोला जाता है उसका मतलब केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये कर्तव्य होगा कि वो शराबबंदी के लिए कानून बनाए। लेकिन हमारे यहाँ शराबबंदी के लिए कानून नहीं बनाया जाता है, और कोई राज्य जो है वो शराबबंदी का कानून बनाता है। ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है। और पर्यावरण को बचाने की बात लिखी गई, मांसाहार के विरुद्ध भी लिखा गया कि दुधारू पशुओं को काटा ना जाए। न तो हम लोग दुधारू पशुओं को काटने संबंधी कोई कानून बनाते हैं, हमारे दुधारू पशु कटते रहते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग जो हम सबसे बड़े कंट्री हैं, क्योंकि हमारे पास कैटल से ज्यादा है, हमारे पास बहुत सारे दुधारू पशु हैं, लेकिन हम उसको काटते, तस्करी भी बहुत होता है, बहुत गायें कटती हैं हमारी, लेकिन हम लोग कानून नहीं बना पाते। आर्टिकल 48 कहता है कि कानून बनाना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस फेवर में था, लेकिन उन्होंने उसको फंडामेंटल राइट के तहत में देकर के डीपीएसपी में दिया और उसको राज्यों की या केंद्र सरकार की इच्छा पे डाल दिया।
हालांकि ये एक खामी है, अगर उसको मैंडेटरी बनाते तो शायद हमारे पास में कानून होता। खैर, ये रही, मैंने बहुत सारे पक्ष लेने की कोशिश की है और इसमें समझाने की कोशिश की है आपको कि ये जो व्यसन है ये हमको किस तरह से खोखला करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ सार रूप में कि व्यसन जो होते हैं वो पूरी तरह से महिला विरोधी होते हैं, क्योंकि जो व्यसनी आदमी होता है वो महिलाओं का अपमान भी बहुत करता है। शराब पी करके लोगों ने बहुत गालियां दी है, गाली हमेशा माँ बहन के रूप में दी जाती है। और आपने देखा होगा कई सारे शराबी खुलेआम सड़कों पे गलियों में खुलेआम चिल्लाते चिल्लाते, अगर वो होश में हो और उन्होंने नशा न किया हो तो वो इतनी गंदी गालियां नहीं दे सकते, लेकिन वो देते हैं, खुलेआम देते हैं और वो करते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही अपराध घटित होते हैं महिलाओं के प्रति। तो पूरी तरह से महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है। गरीब जो महिलाएं हैं, अधिकांश आप जानते हैं बहुत सारे राशन लाने के लिए महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम नहीं करते। एक महिला बताती थी कि मैं सप्ताह भर का राशन जब खरीद लेती हूँ तो मेरा बेटा भी शराब पी के झोपड़ी में पड़ा रहता है, पति भी शराब पी के झोपड़ी में पड़ा रहता है। वो सिर पे उठा करके 2 किलोमीटर राशन खरीद के फिर घर पे लेके आती है। वो बोलती है कि मैं इनको कहती हूँ कि तुम जाकर के राशन ले आओ, मैंने खरीद लिया है। वो राशन वहां से उठा के भी नहीं ला सकते क्योंकि वो, और उसकी पिटाई करते हैं। लड़का माँ की पिटाई करता है, पति पत्नी की पिटाई करता है कि तुम हमको पैसे दो शराब पीने के लिए। यानी वो मजदूरी करती है, पेट भी भरती है और फिर मार भी खाती है और साथ में घर का काम भी करती है और वहां से राशन भी उठा के लाती है। तो ये तो महिला विरोधी हुआ, गरीब विरोधी हुआ। तो व्यसन जो हमारे हैं वो पूरी तरह से समाज विरोधी भी है, क्योंकि इन्हीं से तो समाज का खोखलापन सामने आएगा। और राष्ट्र विरोधी तो है ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे हमारी सेना खोखली होती जा रही है, कैसे हमारी सेना के अंदर ड्रग्स घुस गया है, सैनिक ड्रग्स लेते हैं और वो उन सैनिकों को मारने वाले जो आतंकवादी हैं वो उसी पैसे से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत करोड़ों रुपया, अरबों रुपया में जो बदल रहा है, जो बिलियन डॉलर्स में जो बदल रहा है वो इसी वजह से बदल रहा है। और हमारी युवा पीढ़ी इधर खोखली हो रही है कॉलेजेस में, तो जो मैंने एक नाटक का हवाला देकर के आपको बताया। तो युवा खोखला हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, गरीब गरीब ही रहेगा, शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, महिलाओं की स्थिति खराब होती जाएगी। अब हम कानून बना करके तो बैठ गए, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। और गांधी के बजाय हम लोग गोडसे को याद करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं अभी 2 अक्टूबर को जो गोडसे की जय जयकार कर रहे थे। कैसे करोगे भाई, कहाँ जा रही है हमारी वैचारिकता? परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव महात्मा गांधी के आश्रम में रहे, उन्होंने ये सब चीजें सीखी है। उन्होंने एक तरह का आध्यात्मिक सत्याग्रह हमको सिखाया है। गायत्री मंत्र एक आध्यात्मिक सत्याग्रह है जो अंदर आदमी की जद्दोजहद करता है, अंदर से आदमी को बदलाव लाने की बात करता है, अंदर से बदल के रख देता है, हिला देता है आदमी। हम उस सत्याग्रह को यदि नहीं समझ सकते, मुझे नहीं लगता कि कोई युग परिवर्तन हम लोग कर पाएंगे। हम लोगों से शुरुआत होगी, गायत्री परिवार शुरुआत होगी, लेकिन गोडसे से नहीं होगी, गांधी से होगी। ऐसे नहीं होगा। हमारी विचारधारा बिल्कुल भटक गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अभी के जो ये मीडिया है, इस मीडिया ने जिस तरह से एक अंधभक्ति सिखाई है, उससे हम लोग भटक गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की दिशाधारा को फिर से समझने की जरूरत है। स्पष्ट निर्देश है परम पूज्य गुरुदेव के, स्पष्ट। उन स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करके यदि हम इधर उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। महात्मा गांधी न केवल इस देश के आदर्श हैं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं। दुनिया में यदि कोई भी ढंग से काम करता है, अच्छा काम करता है और गरीबों के समर्थन में काम करता है, महिलाओं के समर्थन में काम करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकारों की रक्षा की बात करता है, और अगर कोई उठ खड़ा होने की बात करता है, फिर से यानी गिरे हुओं को उठाने की बात करता है, दमित और कुचले हुए और दबे हुए दलित लोगों के लिए काम करने की बात करता है, काले लोगों के लिए बात करता है, अस्पृश्य लोगों के लिए बात करता है, और किसी भी प्रकार की क्रांति स्थापित करने की बात करता है, सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात करता है। ताकतवर सत्ता जो कि हिटलर की तरह थी, या जो ऐसी ऐसी सत्ताएं जिन्होंने आक्रमण किया मानवता के ऊपर और उसको तहस नहस करके रख दिया, ऐसी सत्ताओं को बिल्कुल तख्ता पलट कर देने की जो बात करता है किसी भी देश में, उस व्यक्ति को उस देश का गांधी कहा जाता है। हम कहते हैं ये जापानी गांधी है, ये कॉन्गो का गांधी है, ये अमेरिका का गांधी है, ये अफ्रीका का गांधी है।
उस गांधी को भारत में आप अगर इस रूप में देंगे, मुझे नहीं लगता कि हम नशा मुक्ति कर पाएंगे, व्यसन मुक्ति कर पाएंगे। ये बहुत खतरनाक है। ये जो नशा है ना गोडसे की भक्ति का, मुझे नहीं लगता है नशा कुछ फायदा करेगा। युवाओं को तो बिल्कुल ही खोखला कर देगा। तो मैं हमारे परिजनों के बच्चों से, गायत्री परिवार के परिजनों से और अपने स्टूडेंट से सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले वैचारिक शुद्धता, दिमाग को साफ करो। दिमाग को यहां से शुरुआत होगी। पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा सा गांधी जी को पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को बहुत पहले पढ़ा है तो फिर से पढ़िए, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। महापुरुषों का स्मरणीय जीवन प्रसंग में अभी बता रहा था सुबह वाली क्लास में, उनको फिर से पढ़िए। हम जिन लोगों को गालियां दे रहे हैं ना और जिन लोगों को बेकार समझ रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव उनको महान उपासक और महान संत बता चुके हैं और उन्हीं के ऊपर किताबें लिख चुके हैं पूरी पूरी, और अपने जीवन का जो अधिकांश समय है उनको आदर्श मान करके उन्होंने जिया है। तो ये आंखें खोलने वाली चीजें हैं। ये समय आ गया है कि अब हम सच्चाई को स्वीकार करें। पूरी दुनिया में यदि हमको नेतृत्व करना है और पूरी दुनिया को यदि कोई संदेश देना है तो केवल योग और अध्यात्म का इस रूप में संदेश नहीं, हम लोगों को वाकई में एक आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। वाकई में युवा को सशक्त बनाना पड़ेगा। अभी जो हम युवा की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, वाकई में हमारे पास बहुत ज्यादा युवा है अभी, और चीन के पास भी बहुत ज्यादा युवा थे। चीन के पास भी युवाओं की संख्या आज से 30 साल पहले बहुत ज्यादा थी। आज बूढ़ा चीन है, आज चीन पूरा बूढ़ा हो चुका है, उसके पास युवाओं की इतनी संख्या नहीं है। लेकिन उसने जो पिछले 30 सालों में, 30 साल पहले चीन हमारे बराबर ही था, बल्कि कई मामलों में हमारे से कम था, लेकिन आज हमसे वो 6 गुना 5 गुना ज्यादा बड़ी महाशक्ति है। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर है वो, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा है, उसके पास काम करने वाले स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, उसका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, उसके पास यूनिवर्सिटीज हैं एक से एक, उसके पास एक से एक लेबोरेटरीज हैं। उसने R&D में जितना पैसा लगाया है, जितना इन्वेस्टमेंट है, हमारा नहीं है, कहीं से कहीं तक हम लोग नहीं है, 10 गुना कम है उससे। और आज हमारे पास जो युवा है वो 20 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, तो 20 साल बाद हम बूढ़े देश हो जाएंगे, हम युवा देश नहीं बचेंगे। हम बार बार बोलते हैं युवाओं का देश है और युवा बहुत सारे हमारे पास है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। अब चाइना ने, जब वो युवा था, 30 साल तक उन युवाओं का भरपूर उपयोग करके वो आज $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम लोग 3 ट्रिलियन की थी और 2024 में हमने सपना देखा था हम 5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे, लेकिन जो हालात हमारे अभी हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2030 तक हम शायद 5 ट्रिलियन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग किया ही नहीं है। जिस जनसांख्यिकी के लाभांश को हम लोगों को उपयोग करना था, वो समय हमने निकाल दिया है व्यसनों में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो जो पूरा का पूरा खोखला कर रहा है, हमारे युवा मानसिक रूप से भी खोखले हो रहे हैं, शारीरिक रूप से खोखले हो रहे हैं। मुझे लगता है दोनों तरह से परिपुष्ट होने के लिए हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और हमारे युवाओं को व्यसनों से दूर रहना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम 2030 तक दुनिया में मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। दुनिया में हम आगे नेतृत्व कर रहे होंगे। केवल बातें करने से, भाषण देने से और इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसको करना है तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी जो है हमारी कृषि व्यवस्था, उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा और हमारे युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे विषयों को छूने की कोशिश की है और आप तक मेरी बात जो है वो पहुंची होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य